Dear students, today we will start from the electric flux. We have studied the formula of the electric flux, जो कि हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है और सरफेस फ्लैट होती है, then it is being given as E dot S और E dot A. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो या सरफेस हमारी कर्व हो, तो हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन से आता है एंड देन इट इज बीइंग टेकन एज E dot ds. राइट, इसमें हम कुछ आज एग्जाम्पल्स लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे. जैसे सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम बात करते हैं इस सरफेस इज फ्लैट हैविंग एरिया A is equal to 2 meter square and uniform electric field E is equal to 3 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. It is given that electric field is making an angle theta is equal to say 30 degree with flat surface. राइट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लैट सरफेस. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू थीटा है 30 डिग्री जो हमें दे रखी है, ये 30 डिग्री वैल्यू इन एक्चुअल में सरफेस से दे रखी है. मीन्स इफ इट इज अ सरफेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द सरफेस. बट हमको यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा एंगल जो नापा जाता है वो नापा जाता है किसका? एरिया वेक्टर का. और एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर. और ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगी. इसलिए इस केस में हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा तो हमसे कहा जाएगा तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू E इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो E की अपनी वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 4. एरिया की अपनी वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पर अब वैल्यू आएगी कॉस 60 डिग्री. सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 to the power 4 into 2 into half. So this flux is coming out to be 3 into 10 to the power 4 Newton meter square upon Coulomb or volt into meter. राइट, ये आया हमारा पहला सिंपल एग्जाम्पल. इसके बाद हमारे पास जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसी तरीके से है, हमको क्वेश्चन और तरीके से भी पूछे जा सकते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही अपने कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो सकते हैं. दे मे बी समथिंग लाइक दैट. इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इज गिवन एज 20I प्लस 40J न्यूटन पर कूलम और एरिया वेक्टर हमें दे रखा हो सकता है 3I प्लस 4J प्लस 6K unit vectors. It is measured in meter and it is in Newton coulomb. Then हमारा जो simple system आएगा, then we will get it from E dot A. This is 20I plus 40J dot product with 3I plus 4J plus 6. तो हमको मालूम है कि जो हमारा आंसर आना है I will multiply in I, J in J, but K is not present here, तो उसका कोएफिशिएंट 0 है. तो आंसर आया हमारा 60 plus 120 is equal to 220 वोल्ट मीटर. ठीक है, तो इस तरीके का ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है. इसमें एक और तरीके के जो क्वेश्चन हमसे जनरली पूछे जाते हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दे रखे होते हैं. सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं आप लोगों के सिलेबस में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं. मान लीजिए कि हमें कोई क्यूब दे रखा है, राइट. A cube is given like this.
जिसमें ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है और इसकी हर एक साइड जो है वो ए है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमसे कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो E, जो कि गिवन क्या हो E नॉट यूनिट वेक्टर I, तो हमसे कहा जाएगा इससे रिलेटेड फ्लक्स निकालिए। तो हमको मालूम है कि इस क्यूब के अंदर 6 सरफेसेस बनेंगी, एक सरफेस ये बनेगी, एक सरफेस हमारी ये बनेगी और 4 सरफेस इस साइड में बनेगी। लेकिन इन चारों के जो एरिया वेक्टर हैं अगर हम गौर करें तो वो J और K में आते हैं जो कि I से परपेंडिकुलर होते हैं, और I से परपेंडिकुलर होने की वजह से इनका जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा और केवल ये दोनों सरफेसेस जो हैं हमारे इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका एरिया वेक्टर आपको मालूम है इस डायरेक्शन में है, तो ये -I में जाएगा और इधर वाला जो है वो +I वाली डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए जब हमारा यहाँ पे केस हम लेकर के आएंगे, देन व्हेन वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो उसमें इन चारों का सरफेस 0 आ जाएगा और केवल इन दोनों का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा। इन दैट केस आई विल से दिस विल बी इक्वल टू E नॉट I, और पहली केस सरफेस के लिए आएगा -a²I, और जब हम सेकंड केस में लेंगे तो E नॉट I डॉट a²I आएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। E नॉट a² और -E नॉट a², ये आपस में कैंसिल होने के से फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमारे संग थोड़ी सी ट्रिक्स भी आती हैं जिसमें हमसे कहा जाता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है एंड इट इज बीइंग गिवन एज E is equal to E naught 1 plus x and still it is in the direction of positive x। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में मौजूद है। तो अब यहाँ भी अभी वही बात है जो पहले थी कि इन 4 सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन क्या आना है 0, लेकिन अब इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो E नॉट इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू E नॉट I आ रही है, राइट। और इस वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो E नॉट 1 प्लस x की जगह पर ये डिस्टेंस हमारी a है तो इसको हम a ले लेंगे और ये यूनिट वेक्टर I के साथ आ रही है। इसलिए जब हमारी यहाँ पर कैलकुलेशंस होंगी तो हमारा नतीजा अब 0 ना आकर के it will come out something different. It will come out as this phi will be equal to E naught 1 plus 0I into a square dot I। ये हमारा पहला, और इसके बाद हमारा इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस की है तो इसके संग लगेगा माइनस और अगले वाले के संग हमारे पास आएगा प्लस एंड दिस इज 1 प्लस a एंड a² I आएगा यहाँ पर, राइट। और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू में क्या आएगा E नॉट a² प्लस E नॉट a² प्लस E नॉट a³, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी E नॉट a³ के बराबर आ जाएगी और इस बार हमारा आंसर 0 से अलग हट करके आ गया। ठीक है, अब इसी में हम एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि नॉर्मली हमको मालूम है कि कर्व सरफेसेस से भी हमने बात की थी कि कर्व सरफेसेस के बारे में भी हमें बात करनी है, लेकिन हमारे पास इसमें सिंपल केसेस ही आती हैं और इस सिंपल केस में वी विल फोकस कि हमको बताया जाएगा कि ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये इसकी रेडियस है और ये रेडियस r है और यहाँ पर एक चार्ज q रखा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज q का रखा हुआ है सेंटर पर, q इज प्लेस्ड ऑन सेंटर। अब हमसे कहा जाएगा कि फ्लक्स निकालिए।
तो हमने पढ़ रखा है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती हैं वो हर जगह क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड। ये जितने भी पॉइंट हैं स्फीयर के, ये सब क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट, और इसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू आएगी जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जा रही हैं, रेडियली आउटवर्ड। और हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से डिटरमाइन होती है। इसका मतलब हर जगह ये रेडियली आउटवर्ड है। और एक और बात हमें मालूम है कि किसी भी कर्व सरफेस पर जब हमें टेंजेंट नॉर्मल निकालना होता है तो हम उस पॉइंट पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और फिर हम नॉर्मल निकालते हैं। यानी कि इसमें इस कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने का प्रोसेस है कि इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और अगर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो हमको एक बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बात, कि हमको यहाँ पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उस टेंजेंट पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि टेंजेंट और नॉर्मल वाली कंडीशन में रेडियस हमेशा टेंजेंट पर नॉर्मल होती है, इसलिए यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो भी हर जगह क्या है, रेडियली आउटवर्ड। इसलिए हमारे केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर पैरेलल एवरीवेयर, राइट। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए अब हमारे पास जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपने कहा दिस विल कम आउट एज सरफेस इंटीग्रेशन। अब इस सरफेस इंटीग्रेशन में अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या है ds, और हर जगह पर एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, 1। तो हमें मालूम है दिस इज कम आउट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर मैं बात कहूं कि कंप्लीट सरफेस के लिए इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए, देन दिस विल कम आउट एज नथिंग बट 4 पाई R स्क्वायर, जो कि इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। इसलिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल, R स्क्वायर आपस में कैंसिल, इसलिए जो मेरे फ्लक्स की वैल्यू निकल करके आएगी इट विल कम आउट एज नथिंग बट Q अपॉन एप्सिलॉन। यानी कि किसी भी स्फीयर के सेंटर पर अगर मैंने कोई पॉइंट चार्ज Q रखा है तो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जा रही होंगी, ये पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर आ रही होंगी और इसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस साइड के इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चंस काफी आसान है। लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी ये स्टेटमेंट निकाला है, ये स्टेटमेंट आगे चलकर हमें गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के तौर पर भी मिलेगा, और हमको ये बात प्रूफ करने में या समझने में आसानी होगी कि गॉस ने अपनी जो थ्योरम है फ्लक्स के बारे में निकाली है वो कैसे निकाली है। आज ये वाला लेक्चर यहीं तक, फिर आगे बात करेंगे जिसमें हम सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे।